दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, नयार घाटी के आदमखोर में आपने इसका पहला भाग देखा, जिसमें रजत की मौत के बाद वहाँ पे पिंजरे तथा स्थानीय शिकारियों को नियुक्त कर दिया गया था। और अब इससे आगे दोस्तों, जब मैं बिलखेत पहुँचा तो उस समय पहले हमारा जो रहने का स्थान था वो था आदवानी, परंतु इस समय हमने बिलखेत इंटर कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां थी और मैंने प्रधानाचार्य से बात की और उन्होंने मुझे एक रहने के लिए एक कमरा जो उपलब्ध करा दिया। उस कमरे में एक दरी बिछी थी और ऊपर एक घूमता हुआ पंखा, यही हमारी आरामगाह बनी हुई थी। दोस्तों, 10 जून शाम को मेरे द्वारा वहीं पास में आम के पेड़ पर एक मचान बनाई गई, जिसमें 100 गज की दूरी पे हमने एक बकरा बांध दिया और एक आम का जो पेड़ था उसमें हमने मचान बना दी। आम का पेड़ पत्तों से बिल्कुल एकदम, उसके अंदर जो हम लोग बैठे थे तो बिल्कुल चारों ओर से बहुत बढ़िया छुपाव था और कहीं से भी, चाहे गुलदार हो चाहे कोई भी मनुष्य हो, आदमी को उस मचान में देख नहीं पाता था। और मैं और वीरेंद्र शाम को 6 बजे ही उस मचान में बैठ गए। मचान में पत्तों के बीच से जो बकरा था वो साफ दिख रहा था और यहाँ तक कि जो रजत का घर था वो भी वहाँ से साफ नज़र आ रहा था। दोस्तों, जहाँ पे हमने बकरा बांधा था वो जो खेत था, वो खेत यानी जहाँ से लेंटिना शुरू होती है उसके लास्ट किनारे वाले खेत था। तो यदि गुलदार इस बकरे पे हमला करेगा तो वो लेंटिना वाले क्षेत्र से ही आएगा, क्योंकि लेंटिना वाले क्षेत्र में छुपाव था और गुलदार को घात लगाने के लिए छुपाव बहुत आवश्यक होता है। और बाकी उसकी दूसरी ओर जो था, दूसरी ओर पूरे जो खेत थे, खुला वाला एरिया था और बस्ती थी, इसलिए हमारा ध्यान अधिकतर उसी ओर था, क्योंकि हमें मालूम था कि यदि गुलदार निकलेगा बकरे पे अटैक करने के लिए तो वो केवल इसी क्षेत्र से आएगा। दोस्तों, धूप अभी छिपी नहीं थी और हमने देखा कि 2 पक्षी का जोड़ा, जिसको हम अपने पहाड़ी भाषा में मुसभ्याकुड़ बोलते हैं, शायद मैं आपको इसकी फ़ोटो शेयर करूंगा और बाकी मैं हिंदी में इसका नाम नहीं जानता हूं कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। तो ये दोनों जो जोड़ा था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, यानी ये पक्षी बिल्ली और गुलदार को देख के चिल्लाती है। तो मेरी पकड़ जो थी वो अब राइफ़ल पे ज़्यादा हो गई थी। मैंने राइफ़ल सीधी कर ली और ये इंतज़ार करने लगा कि गुलदार मुझे कब दिखेगा। और हमारी जो नज़रें थी वो बिल्कुल उस झाड़ी की ओर थी जहाँ से कोई मूवमेंट होने वाला था। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि वहाँ से एक बहुत बड़ा सांप जो है वो घिसटता हुआ आ रहा है और मैंने देखा कि वो उस खेत के किनारे किनारे जो है और दूसरी तरफ झाड़ियों में निकल गया। और हम एकदम, अब जो पहले हम चौंकने हो गए थे, फिर अपने जगह वापस आ गए और जो जोड़ा पक्षियों का जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, धीरे धीरे वो अभी शांत हो गया। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे शाम होने लगी और लोग अब थोड़ा घूमना भी लोगों ने बंद कर दिया था, इसलिए लोग अपने अपने छतों पे जो गर्मी से बचने के लिए अपने छतों पे घूमने लगे और धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अब जो बकरा कभी कभी बोल रहा था वो भी चुपचाप लेट गया। किसी समय वो बकरा किसी जगह को देखने के लिए चौंक जाता तो हम भी उसके साथ उस ओर को देखने लगते कि शायद गुलदार आ गया होगा। दोस्तों, इसी प्रकार
रात 2 बजे तक हम लोग बैठे रहे, परंतु गुलदार नहीं आया। उसके बाद हम लोग मचान से उतरे और बकरे को उसके कमरे में बंद करने के बाद हम लोग इंटर कॉलेज की जो हमारा कमरा था उसमें वापस आ गए। अब हम ये सोच रहे थे कि इस गुलदार ने शायद एक बार फिर ये स्थान बदल दिया है और ये फिर किसी दूसरे क्षेत्र में चले गया है। अब इसको मारना बहुत टफ हो जाएगा और फिर हमें वही करना पड़ेगा कि इसके दूसरे शिकार का हमको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। बाकी इस प्रकार से गुलदार को मारना असंभव था। और हमने उस एरिया पे जो और शिकारी भी थे, स्थानीय शिकारी, उनके द्वारा भी और 2-3 मचाने बना के वो भी उन मचानों पे बैठ रहे थे। यानी गुलदार के लिए चारों ओर जो था एक प्रकार का जाल बिछा हुआ था कि वो कहीं भी निकले तो किसी भी मचान पे यदि वो जाए तो उसको वहाँ खाने के लिए बकरे या कुत्ते मिल जाए। दोस्तों, 13 जून को जो गाड़ी हमारे पास थी ओपन जिप्सी, वो भी पौड़ी चलेगी। अब हमारे पास केवल अब पैदल का जो हम सर्च कर रहे थे वो गाड़ी से भी कर रहे थे, परंतु अब गाड़ी चले जाने के कारण हमारी जो भी सर्च होगी वो अब पैदल ही होनी थी। और पैदल एक टाइम पे एक आदमी कम से कम 5 किलोमीटर ही सर्च कर पाएगा, परंतु हमने उसके बिलखेत से भूंगा और इस एरिया को हम लगातार पैदल ही सर्च कर। जब किसी लेंटिना की झाड़ी पे हम लोग कभी लाइट मारते तो हमें वहाँ अनेक वॉकिंग डियरों की आंखें चमकती हुई दिखी। एक रात बिलखेत के एक खेत में हमने 15 से ज़्यादा खरगोशों को एक साथ चरते हुए देखा। तो हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि यार यहाँ तो वन्य जीवों की इतनी प्रजाति है और इतनी ज़्यादा संख्या है, फिर ये गुलदार क्यों आदमखोर हुआ होगा? या तो किसी प्रकार से इसका अंग भंग होगा या किसी के द्वारा इसके जो शरीर है या तो ये बीमार है, इसीलिए ये आदमखोर हुआ होगा। बाकी इसके पास तो शिकार पर्याप्त मात्रा में था, इसको आदमखोर नहीं होना चाहिए था। परंतु एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों कि आदमखोर लेंटिना वाले क्षेत्र में जो भी जानवर पाया जाता है उसके मांस में जो है खट्टापन अधिक होता है, इसलिए इस क्षेत्र के गुलदार जो हैं उस खट्टेपन वाले मांस को खाना पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए वो अधिकतर आदमखोर हो जाते हैं और इनकी आंत और दांतों में भी इसका बहुत असर देखा गया है। तो हमने इस एरिया में सारे ग्राम प्रधानों को और गाँव वालों को ये बताया कि आपके पास गुलदार की कोई भी सूचना यदि मिलती है तो आप तुरंत हमें कॉल करें, हमें बताएं, तब कि हम जल्दी से जल्दी उस पे रिएक्शन कर सकें और हम लोग इस गुलदार से आपको निजात दिला सकें। टाइम ज़्यादा गुजरता जा रहा था, लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा था। जन आक्रोश को देखते हुए अब हमें थोड़ा और ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा था, परंतु गाड़ी न होने के कारण पैदल वर्क हम बहुत कम कर पा रहे थे। दोस्तों, सतपुली और बूंगा जो है बहुत गर्म क्षेत्र था, इसलिए हम रात को सर्च करते और दिन भर जो इंटर कॉलेज का कमरा था उसमें आराम करते। धूप छिपने के बाद ही हम लोग बाहर निकलते थे, जिस कारण हम अधिकतर जो गुलदार का जो मूवमेंट था, जो सुबह उसको उठकर हम लोग जो ट्रेस देखते हैं या इसका मूवमेंट रात को कहाँ हुआ था वो भी हम देख नहीं पा रहे थे। 14 जून को हम टैक्सी से बूंगा बैंड पहुँचे तथा बूंगा गांव के जो दूसरी तरफ गुलदार के निशानों को हम ढूंढ रहे थे। हम नहर के किनारे एवं जंगल के जो गांव की वो जो छोटे रास्ता है उसको बहुत बारीकी से नज़र उस पर हम थे कि कहीं इस पर कोई गुलदार चला तो नहीं है। बहुत बारीकी से हम उसको देख रहे थे, परंतु हमको कोई सफलता इसमें नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों, बूंगा गांव के दूसरी तरफ 100 मीटर तक जो ढलान है उसमें घनी झाड़ियां हैं और इन्हीं घनी झाड़ियों के बाद नहर और उसके बाद जो
कुछ खेत वहाँ पे थे, यानी 4 पंक्तियों के खेत थे, जैसे ऐसी पंक्ति बनी हुई थी तो 4 पंक्तियों के खेत थे। और उसके बाद एक नाला था जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में था और वो नयार नदी में मिलता था। यानी गर्मियों के दिनों में जो जानवर नयार नदी तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि नयार नदी खुला वाला एरिया हो गया था, तो जानवर ज़्यादा खुले में पानी पीने नहीं जाते हैं, इसलिए वो जानवरों को पानी पीने के लिए बहुत सूटेबल स्थान था। गांव के दूसरी तरफ जो खेत थे, उसी खेत के ऊपर उनके गांव का प्राथमिक विद्यालय भूंगा था, जो केवल अपनी 4 दीवारी, जितनी उसकी 4 दीवारी थी उतना ही वो झाड़ी विहीन था। बाकी उसके जो 4 दीवारी जहाँ पर से समाप्त होती थी, उसके बाद दोनों तरफ उस पर पूरी झाड़ियाँ थी। यानी उन्होंने विद्यालय को तो वहाँ खोला था, परंतु उसके चारों ओर की झाड़ियों को इन लोगों ने काटा नहीं था और वहाँ किसी भी बच्चे को कभी भी गुलदार उठा के ले जा सकता था। उसी प्राथमिक विद्यालय से थोड़ा बगल पे एक नेपाली की झोपड़ी बनी हुई थी। वो झोपड़ी भी चारों ओर से झाड़ियों से घिरी हुई थी, यानी और उसका जो नेपाली था उसका पूरा परिवार उसमें रहता था, उसके बच्चे उसमें रहते थे। उनको देख के मुझे ये लगा कि ये तो हम शाम की बात करते हैं, यहाँ तो गुलदार यदि दिन में आएगा तो ये दिन में भी वारदात कर सकता है, तो इतने घने झाड़ियों वाले इलाके में ये नेपाली कैसे रह रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग जो है गांव का जो भूंगा गांव था उसकी दूसरी तरफ जो ठीक सामने जो जंगल था, उस जंगल के रास्तों को सर्च करने का हमारा विचार था और हम लोग जल्दी ही आज वहाँ पहुँच गए। उसके बाद हमने वहाँ मोमेंट जो जानवरों का वो देखा, तो हमें वहाँ वॉकिंग डियर और इसी के जो निशान थे खूरों के वो दिखाई दे रहे थे। गुलदार बहुत कम उस पोर्शन पे चला था और उसको देखते देखते हमको लेट नाइट लगभग 9 बज गई थी और हम भूंगा से बहुत दूर थे। और उसके बाद हम वापस अपने जो कैंप था, कैंप की ओर, भूंगा की ओर वापस लौटने लगे। जब हम भूंगा की ओर बढ़े तो हम सड़क पे पहुँचे तो हमने सुना कि ठीक भूंगा गांव के जो ठीक सामने पार वाला जंगल है, वहाँ पे एक काखड़ जो है वो ज़ोर ज़ोर से बोल के भाग रहा है और रात के 11 बज चुके थे। अक्सर जो वॉकिंग डियर है वो इतने लेट नाइट में आवाज़ नहीं करता है, यानी उसके बोलने और उसके भागने से हमें महसूस हो रहा था कि शायद यहाँ कोई गुलदार चल रहा है काखड़ की ओर, इसलिए काखड़ उसकी गंध को समझकर और वो जोर जोर से बोलते हुए भाग रहा है। थोड़े 5-10 मिनट बाद हमने देखा कि भूंगा की ओर 400 मीटर जब दूरी लगभग पार हो गई होगी तो 400 मीटर पे एक दूसरा काखड़ जो है वो जोर जोर से बोलने लगा। उससे महसूस हो रहा था कि कोई गुलदार जो है वो उस नहर के ऊपर से चलते हुए पहले काखड़ तक पहुंचा, फिर उसके बाद वो काखड़ भाग गया, फिर उसके बाद वो अब भूंगा की ओर बढ़ रहा है और भूंगा की ओर जो काखड़ दूसरा बोल रहा था वो उससे महसूस हो रहा था कि ये जो गुलदार है वो इस जंगल में पहुंच चुका है। और दोस्तों, हम लोग बहुत बुरी तरह थके हुए थे, इसलिए हम लोग वहाँ से पैदल इंटर कॉलेज पहुँचे और इंटर कॉलेज में हमने अपना जो आरामगाह हमारी बनी हुई थी, एक दरी और एक पंखा, वहाँ आराम करने के लिए लेट गए। लेट नाइट हम लोग आए थे तो दूसरे दिन हम देर से उठे और उसके बाद हमने नाश्ता किया। अब हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी और हम ये सोच रहे थे कि यार कैसे हम इस गुलदार को से इन लोगों को निजात दिलाएं, परंतु हमारे पास कोई इस प्रकार का उस लेंटिना क्षेत्र में उस गुलदार को खोजने का कोई ऐसा तरीका भी नहीं था कि जिससे हम उस गुलदार को खोज सकें। दोस्तों, आज हमारा प्लान जहाँ कल रात काखड़ बोल रहे थे उस एरिया को सर्च करने का था और इसलिए हमने जल्दी आज खाना खाया और खाना खा के हम लोग आराम करने लगे और उसके बाद
हमारा विचार था कि लगभग आज 4 बजे जो है हम लोग इस क्षेत्र में चले जाएंगे जहाँ कल रात काकड़ किसी गुलदार को देख के भाग रहे थे, उस एरिया को सर्च करने का था। तभी कोई हमारा जो दरवाज़ा है वो खटखटाता है, तो हम को दरवाज़ा खोला तो एक आदमी फटक से वहाँ पे पहुँचा और बोला, भाई साहब पूर्वा के ठीक सामने गुलदार दिख रहा है। तो हमने बोला, भैया चलो हम तो चलेंगे परंतु हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। बोला, यार मेरे पास तो बाइक है और आप 2 आदमी कैसे चलेंगे, चलो आप हमारे साथ चलो, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। और हम उसकी बाइक पे बैठकर बूंगा जो है गांव पहुँच गए। जब हम बूंगा गांव पहुँचे तो जहाँ मैंने बताया था कि दूसरी तरफ जहाँ रात को काकड़ बोल रहे थे, सारे लोग जो है बूंगा गांव से उस ओर नज़र टिकाए हुए थे। लगभग 100-150 आदमी वहाँ देख रहे थे। जो प्राथमिक विद्यालय में बताया उसके ऊपर और इधर को सारे लोग उस एरिया में देख रहे हैं और वो कह रहे थे कि हमने गुलदार को जो नहर है उस नहर से आते हुए देखा है। फिर हम भी उस भीड़ में सम्मिलित हुए और हम थोड़ा उनसे 50 मीटर और किनारे जाकर एक स्थान पे बैठ गए। बैठ के हम देखने लगे तो टेलीस्कोप से मैं देख रहा था कि मेरे को उस एरिया पे लगभग 3 या 4 वॉकिंग डियर दिखाई दिए। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने जब उन लोगों से बात की थी तो कह रहे थे हाँ सर गुलदार है, लाल लाल पूरा दिख रहा था। तो मैं इस भ्रम में था कहीं इन्होंने इन वॉकिंग डियरों को तो नहीं देखा होगा, और यदि इन्होंने वॉकिंग डियर को देखा है तो गुलदार का जो इनका भ्रम है उस भ्रम से इनको ये गुलदार जैसा दिख रहा है। धीरे धीरे शाम होने लगी और शाम होते ही लोग अपने जो वर्क थे, उनके जो काम थे, उन कामों के लिए अपने जाने लगे और भीड़ धीरे 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 कम होने लगी। वहाँ पे एक स्थानीय शिकारी जो फौजी था वो भी हमारे साथ, मैं और वीरेंद्र, और वो हमारे साथ वहाँ पे बैठ गया और हम लोग टेलीस्कोप पे नज़र टिकाए। सभी का ध्यान हमारे नीचे जो 4 पंक्ति वाले जो खेत थे जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था उस ओर था, और उसके नीचे जो नाला था उस पर हमें एक संभावना थी कि यदि इन लोगों ने वास्तव में गुलदार को देखा है तो ये गुलदार थोड़ी देर बाद पानी पीने के बाद जो अंधेरा होगा उस अंधेरे में गांव की ओर जरूर आएगा। और उस समय हम लोग जो सर्च जब हम करेंगे, सर्च लाइट से हम जब वो करेंगे देखेंगे तो उस समय ये गुलदार हमको ज़रूर दिखेगा। और यदि ये वास्तव में सही बात है कि गुलदार यहाँ आया है तो आज हम गुलदार को मार सकते हैं। तभी दोस्तों वो फौजी जो थे उन्होंने बताया कि सर मैंने जो खेत की जो मेंढ है, जो नाले से जो मेंढ है उस मेंढ पे गुलदार की पूंछ जैसे पलटती हुई देखी है। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में सही है, और फौजी जो था वो अपनी बात पे अडिग था कि वास्तव में मैंने गुलदार की पूंछ देखी है। मैं हुआ, वीरेंद्र हुआ और वो फौजी है, फौजी जो रिटायर्ड फौजी था, हम सब सीधे नीचे उन खेतों के नीचे जो नाला था उस नाले की, उस खेतों की मेन से उस नाले को सर्च करने के लिए हम लोग नीचे चले गए। दोस्तों जब हम उन खेतों पे पहुँचे तो खेतों की मेन से धीरे धीरे बिना शब्द किए हुए हम उस नाले में उस गुलदार को ढूंढने लगे। यदि नाले से गुलदार भागेगा भी तो हम उस नाले से जो के पार जो जगह थी, यानी वो जंगल जो नहर के नीचे वाला जो जंगल था, उस जंगल पे जो खुला एरिया है उस एरिया पे यदि गुलदार दिखता है तो वो हमारी रेंज पे था और हम उस पे यहाँ से गोली मार सकते थे। तभी वीरेंद्र ने मुझे हाथ से पकड़कर जोर से खींचा और बोला, गुलदार तो हमारे पीछे है। मैं चौंका और मैं एकदम पीछे घूमा, परंतु गुलदार झाड़ी में छुप गया था और राइफल की नाल कम से कम हिले, इसलिए मैंने वीरेंद्र को अपने आगे बिठा दिया और उसके कंधे में मैंने
राइफल रख दी ताकि मैं जो एम करूं वो बहुत कम हिले। मैं उस झाड़ी की ओर ध्यान लगाए हुए था और उस झाड़ी के दोनों ओर खुला पोर्शन था, यानी वो झाड़ी जो बीच में थी उसके इस साइड भी खुला वाला एरिया था और इस साइड भी खुला एरिया था। यदि गुलदार किसी भी साइड निकलता है तो उस पर फायर होना निश्चित था, क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम था। यदि वो तेज़ी से भी निकलेगा तो उस खुले एरिया पे तो मैं उस पर फायर कर सकता। दोस्तों, हम ये सोच रहे थे कि इस गुलदार ने हमारी आंखों में धूल झोंक कर ये नाले से कब ऊपर निकला, क्योंकि जो ऊपर गांव के इधर वाली जो धार थी उस पे भी बहुत सारे लोग अभी बैठे हुए थे और उनका ध्यान भी उन खेतों की ओर था, परंतु किसी ने भी गुलदार को उस नाले से निकलकर गांव की ओर जो झाड़ियाँ थी उन खेतों को क्रॉस करने के बाद उन झाड़ियों पे पहुंचा था, उसको किसी ने नहीं देखा था। पोजीशन में बैठे हुए देखकर ऊपर से जो शिकारी देख रहे थे वो भी अब थोड़ा हरकत में आ गए थे। तभी मैंने देखा कि गुलदार जो है जिस ओर वो बढ़ रहा था उस ओर न बढ़ के पलट के वो तेज़ी से बाहर निकला। और तेज़ी से बाहर निकलते ही, क्योंकि मैं पहले पोजीशन पे बैठा हुआ था, मेरी अंगुली ट्रिगर पे थी, इसलिए जो मैंने उसका एम यानी मेरे जो टेलीस्कोप का प्लस था उसके शरीर पे मिला तो मैंने तुरंत ट्रिगर दबा दिया और एक धमाका हुआ और वो गुलदार यू की आकृति में ऊपर को उठा और उसी के बगल पे दूसरी झाड़ी थी और उस झाड़ी में घुस गया। यानी मेरी गोली गुलदार को लग चुकी थी, परंतु उसके यू आकार बनने से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरी गोली इसके आगे पोर्शन को न लगकर पीछे पेट में लग गई है। अब हम फिर इस गुलदार को अब निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। हम उसी पोजीशन में बैठे हुए ध्यान लगाए, टेलीस्कोप पे नज़रें टिकाए, ट्रिगर पे अंगुली रखे हुए, राइफल का फर्स्ट फ्लाव लेके बिल्कुल एकदम तैयार थे कि कब ये एक झटके पे फिर बाहर निकलेगा। अब जो था उस झाड़ी से केवल 25 मीटर और ऐसा एरिया था 25 मीटर तक, उसके बाद एक दीवार थी और दीवार के बाद जंगल शुरू हो जाता था। यदि इस 25 मीटर में हमने इस गुलदार को नहीं मारा तो ये गुलदार उसके बाद जंगल में निकल जाएगा। दोस्तों, तभी एक झटके के साथ फिर गुलदार बाहर निकला और वो तेज़ी से भागने लगा, तो मैंने तुरंत उस पर फायर कर दिया, परंतु मेरी गोली गुलदार को नहीं लगी और मैंने तुरंत राइफल को रीलोड करते हुए, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था उस समय, क्योंकि वो दीवार के नज़दीक जो गुलदार पहुंच गया और गुलदार ने यदि दीवार के पार छलांग लगा दी तो उसके बाद हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उसके बाद हमें ये गुलदार दिखता ही नहीं। तो मेरे तुरंत रीलोड करते ही जो गुलदार मैंने जब फिर एम, क्योंकि मेरा तो एम उसके कंधे में रख के एम बिल्कुल गुलदार की ओर था, तो मैंने देखा कि ये दीवार है, ये गुलदार इस दीवार को पार करेगा, तो मैंने थी दीवार के ऊपर अपना एम बना के रखा और गुलदार को उस पर आने के लिए इंतज़ार करने लगा। तभी गुलदार मैं देखता हूँ कि उस दीवार के 5 मीटर पहले से ही गुलदार ने हवा में उस दीवार को पार करने के लिए छलांग लगा दी। और छलांग लगाते हुए, क्योंकि मेरे राइफल का जो एम था वो दीवार के ऊपर था और मैंने देखा मेरा टेलीस्कोप का जो प्लस है वो ठीक गुलदार के आगे चेस्ट पर है और मैंने ट्रिगर दबा दिया। एक धमाके के साथ गुलदार जो है दीवार के पार न जाने के बाद सीधे वहाँ से नीचे लुढ़क गया और एक जोरदार गर्जना उसने की वाह करते हुए, और वो खिसकते हुए उन खेतों की ओर फिसल गया। और उसके बाद जो ऊपर शिकारी थे उन्होंने भी गुलदार को गिरा हुआ देखा, तो वहाँ से भी वो 2-3 फायर उन्होंने भी किया। तो फिर मैंने उनको डांटा कि यार आप लोग तो 200 मीटर दूर है और वो 12 बोर से आप लोग फायर कर रहे हो, क्या हमको यहाँ नीचे मारोगे आप लोग? फिर उन लोगों ने अपनी जो फायर है वो फायर रोक दी। दोस्तों, जब मैं उस गुलदार के नज़दीक पहुँचा तो गुलदार मर चुका था। मैंने देखा कि मेरी केवल इस गुलदार को केवल 2 ही गोलियां लगी है, एक इसके पेट में लगी थी और जो दूसरी गोली मेरी थी वो मिस फायर हुई थी, और तीसरी गोली जो मैंने फायर किया था वो उसके चेस्ट से उसके लंग्स को फाड़ते हुए बाहर निकल गई थी।
इस गुलदार का निरीक्षण करने पे मुझे पता चला कि इस गुलदार के जो कैनाइल थे वो कैनाइल घिसे हुए थे और फुटप्रिंट से हम इसको 5, 6, 7 साल का मेल समझ लेते, परंतु ये गुलदार जो था 8-9 साल या 8 से लेकर 10 साल तक के एज का मेल गुलदार था। और मेरे को लग रहा था कि लैंटीना क्षेत्र में रहने के कारण और इसके जो आंत और इसके दांतों में कुछ डिफेक्टेड हो गया था, इसलिए ये उन जानवरों को खाने की उसकी इच्छा नहीं कर रही थी, इसलिए अपना टेस्ट बदलने के लिए ये इंसानों पे अटैक कर रहा था। फिर दोस्तों ऊपर से भीड़ नीचे आ गई और वो गुलदार को उठा के तुरंत उन्होंने अपने गांव ले गए और फॉरेस्ट वालों को हमने इस गुलदार को सौंपा और उसके बाद हम लोग जो हमारा कमरा था अपने कमरे पे सामान समेटने के लिए हम लोग पहुंच गए। उसी समय पौड़ी से हसन सेमवाल जी ने गुलदार को लेने और हमें लेने के लिए गाड़ी भेज दी। दोस्तों जब गाड़ी से इस गुलदार को बिलखेत पहुंचाया गया तो वहां देखने वालों की भीड़ एकत्र हो गई और हम लोग इंटर कॉलेज के कमरे में पहुंचे, अपना सामान हमने समेटा और रात को ही हम लोग पौड़ी निकल गए। पौड़ी में इस गुलदार का पोस्टमार्टम किया गया। बारीकी से निरीक्षण करने पे पता चला कि गुलदार की उम्र जो है 8 से 10 साल है। यह एक नर गुलदार था। इसके दांत घिसे हुए और फटे हुए थे। गुलदार 7 फुट लंबा और 79 सेंटीमीटर ऊंचा था। फिर इस गुलदार को जला के नष्ट कर दिया गया। हम इन सब से विदा लेकर एक नए अनुभव के साथ गैरसैंण की ओर लौट गए। दोस्तों ये था मेरा नयार घाटी का अनुभव। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही रोमांचक अनुभव के साथ। तब तक प्रणाम।